वापस से वॉर रेज्यूम हो गया। ऐसे में क्या ये मार्केट के मूड को वापस से स्पॉइल कर सकता है और यहां से अब आप मार्केट को कैसे देखते हैं? सबसे बेस्ट बेस के सिनेरियो जो हम कहते हैं बाजार में वो रहेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी क्या गोल्डन मौका है, और अगर गोल्डन मौका है तो कहां है फिर वो गोल्डन मौका? तीन चार सेक्टर्स की बात करूंगा। सबसे पहला सेक्टर जो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन है वो है, थीमेटिक बास्केट इन्वेस्टिंग होता क्या है? अगर सही करेक्शन पे सही स्टॉक चुन लिया जाए, सक्सेस इज स्काई। आपके हिसाब से अभी टॉप 3 बास्केट्स हैं जो आपको अच्छी लगती है? सबसे पहले थीम मुझे लगता है ये स्पेस में है, वो है दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैन। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सिद्धार्थ सैदानी। सिद्धार्थ जी एसोसिएट डायरेक्टर हैं इक्विटी प्रोडक्ट एंड एडवाइजरी सपोर्ट एट आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। आज सिद्धार्थ जी से बहुत सारा कॉन्वर्सेशन करेंगे मार्केट्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर, जो अभी कुछ चल रहा है मार्केट में उसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन करेंगे। सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद मी। थैंक यू राहुल जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट, एंड आई वुड लाइक टू एंजॉय द एंटायर सेशन ऑफ दिस पॉडकास्ट। वेरी गुड, लाइकवाइज लाइकवाइज। सिद्धार्थ जी, अभी अगर हम देखें मार्केट का जो मूड है, जब कुछ दिनों पहले जब हमें लगा कि सब कुछ पीस हो गया यूएस ईरान में और एमओयू साइन हो गया था और ऐसा लग रहा था कि माहौल चेंज हुआ है और एक पॉजिटिविटी मार्केट में दिखी थी, लेकिन वापस से वॉर रेज्यूम हो गया। तो ये होकी कोकी जिसको हम कहते हैं वो चालू हो गई है वापस से। ऐसे में क्या ये मार्केट के मूड को वापस से स्पॉइल कर सकता है और यहां से अब आप मार्केट को कैसे देखते हैं? देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि सब चीज का अनुमान लगाया जा सकता है, सब चीज का प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है। ट्रंप साहब का प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा पाएगा, और ये कोई नहीं लगा पा रहा है। तो आपने जैसे कहा कि एक पीस डील की तरफ जा रहे थे और वहां से फिर से अब हमले स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज, ईरानियन पोर्ट पे हमले बहुत स्ट्रांग हुए हैं। वहां पे एक एक रीइम्पोजिशन ऑफ ब्लॉकेज कर दिया गया है। तो ये एक डेफिनेटली चिंता का विषय है। और ये आज की जो हाल की न्यूज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है ईरान, और जो यूएस या ट्रम्प चाहते नहीं है वो। तो ये हमले फिर से शुरुआत हो चुकी। ये डेट्रीमेंटल जरूर है। एक टाइम पे हम कच्चे तेल को $70 के पास में देख रहे थे। आज हम कच्चे तेल के हिसाब से 85-88 के आसपास आ चुके हैं। तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय है। और ये विषय जो है ये वॉलेटिलिटी का है। हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि फिर से उठापटक चालू हो गई बाजार में। और ये उठापटक में आई बिलीव दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। इफ द क्रूड ऑयल, इफ यू रिकॉल, कुछ महीने पहले वी हैव गॉन क्रूड ऑयल टू $120। ये डेफिनेटली इंडिया के लिए एक ऐसा विषय है जहां पे बहुत चिंता रहेगी। तो वॉलेटिलिटी भारत के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए रहेगी, बिकॉज ऑफ अगेन रीस्टार्टिंग ऑफ दिस वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सबसे बेस्ट बेस के सिनेरियो जो हम कहते हैं बाजार में वो रहेगा कि अगर कुछ परमानेंट पीस डील हो जाए इन दोनों के बीच में, तो ये ग्लोबल एज वेल एज इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत बेहतर रहेगा। मार्केट्स की बात करें तो यस, मार्केट्स कहीं गया नहीं है। मार्केट्स पिछले 1 डेढ़ 2 साल में कहीं गया नहीं है। अगर 1 साल की बात करूं तो 5% इनफैक्ट नीचे ही है। जुलाई से जुलाई की बात करूं 2025 की, तो 5% मार्केट नीचे ही है। मार्केट कहीं गया नहीं है। बट हाँ, अगर निफ्टी की आप बात करोगे तो कहीं गया नहीं। पर निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करोगे, अगर मिड कैप 100 स्मॉल कैप 100 की बात करोगे, तो वी आर क्लोज टू ऑल टाइम हाई। मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रहना, सिलेक्टिवली स्टॉक को चुनना, ये बहुत जरूरी है। और स्पेशली फ्रॉम द मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी, जहां पे हमें लग रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब है। सो ऐसा विषय अगर हम समझते हैं कि भाई मार्केट कहाँ जाएगा, तो मार्केट मुझे तो पॉजिटिविटी के दिशा में दिख रहा है। एक्सेप्ट जो Q1 के जो अभी नतीजे आएंगे, जो शुरुआत हो चुकी है, इसको देखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, आपने एक अच्छी बात कही जो मुझे समझ में आई। आपने 2025 का जिक्र किया, जुलाई 2025 से, और आप कंपेयर कर रहे थे कि मार्केट कहीं गया नहीं है ना। इनफैक्ट मुझे याद है सितंबर 2024, जब
करेक्शन एक्चुअली चालू हुआ था, वहां पे हम ऑल टाइम हाई पे थे, वहां से डीपर करेक्शन चालू हुआ, और उसको होने को 2 ही महीने बाकी है, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। जो मार्केट हमारा हम देखें तो घूम फिर के वहीं पहुंचा है, मतलब निफ्टी तो पहुंचा भी नहीं अभी वहां पे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुके हैं, उसके आसपास हैं। तो अगर हम देखें तो 2 साल में हम कह सकते हैं टाइम करेक्शन तो हो ही गया डेफिनेटली, है ना। अगर वापस लेवल आ गया तो भी ठीक है, लेकिन टाइम करेक्शन तो डेफिनेटली हुआ है। और पिछले 2 साल में 3 या 4 क्वार्टर्स देखें तो अर्निंग्स की भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ बढ़िया आने लगी है। जो पहले अर्निंग्स का एक इशू था वो रिजॉल्व होता दिखा है। अब ऐसे में चूंकि टाइम करेक्शन हो चुका है ना, एसआईपीस के इनफ्लोज बढ़िया अभी भी चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज हैं जो मार्केट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसे मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, उनके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या पॉकेट्स हैं। बिकॉज मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स, मैं ऑफ कोर्स आपके जैसे मैं भी मार्केट में बहुत एक्टिव हूं, देखता रहता हूं। कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी तेजी से भाग रहे हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जो बहुत तेजी से भाग रही हैं, और कुछ पॉकेट्स हैं जो अभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी बहुत बुरे से बीटन डाउन है। कल आईबीएम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आईबीएम को बहुत बड़ा झटका लगा था, उनके सीईओ ने बोला वगैरह वगैरह। तो कुछ पॉकेट्स बहुत तेजी से भाग रहे हैं रिकवर करते हुए, और कुछ पॉकेट्स अभी भी डल हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 3-4 साल 5 साल जिनका मिनिमम व्यू है, उनके लिए अभी क्या गोल्डन मौका है, और अगर गोल्डन मौका है तो कहाँ है फिर वो गोल्डन मौका। बिल्कुल। देखिए राहुल जी, इसको इस हिसाब से डालते हैं। कोविड के बाद हमने काफी एक अच्छा मार्केट का माहौल देखा, स्पेशली 2020 से लेके 23 24 तक बहुत अच्छा माहौल देखा। अम, बहुत अच्छा जंक फूड जैसा मसालेदार मार्केट था। अब थोड़ा सा पिछले 2 साल से वो सैलेड टाइप का हो गया है, थोड़ा सा ब्लेंड हो गया है, बट दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमिक, गुड फॉर द हेल्थ। सैलेड जैसे गुड फॉर द हेल्थ होता है, वैसे ही एक कंसोलिडेशन का जो मौका रहता है बाजार का, ये गुड फॉर द इकोनॉमी रहता है। बहुत सारी चीजें सही नहीं होती है जो जो इनलाइन आ जाती है रहते रहते। मुझे लगता है कि ये जो माहौल में ये सबसे अच्छा मौका रह सकता है भारतीय इन्वेस्टर्स, जो आज एक टाइम पे जो 4-5 करोड़ डिमैट अकाउंट हुआ करते थे, वो आज सरपास हो गए 20-25 करोड़ पे। इनके लिए अब मौका है जो सही समय पे आप सही स्टॉक चुने, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक बाजार है। आपके पॉइंट पे भी आएंगे कि जो कौन से सेक्टर्स या तबके लगते हैं जहां पे आपको निवेश करना चाहिए अभी आने वाले 3 से 5 सालों के लिए। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट कुछ एक चुनिंदा मुझे 3-4 सेक्टर्स बहुत ही मजबूत लग रहे हैं, और वो प्लेन वनीला नहीं है। जैसे राहुल जी, अब वो मार्केट नहीं रहा है जो बहुत बेस 7,500-8,000 का निफ्टी कुछ भी खरीद लो बहुत अच्छा रिटर्न बन जाएगा। वो माहौल अब रहा नहीं। अब आपको बहुत मच्योर्ड निवेशक की तरह अच्छे सेक्टर्स को चुनना है, जहां पे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो मच्योर्ड है पर आपको वैल्यू दे रहे हैं, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो मच्योर नहीं है इसीलिए आपको वैल्यू दे रहे हैं, जो मच्योर होंगे रहते रहते आने वाले 3 से 5 सालों में। इनमें से मैं तीन चार सेक्टर्स की बात करूंगा। सबसे पहला सेक्टर जो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन है, वो है डेटा सेंटर का। अब डेटा सेंटर स्पेस में हम सभी चर्चा करते हैं कि भाई ठीक है, ये स्पेस तो बहुत अच्छा है, अच्छा पर्सपेक्टिव बन सकता है, पर मुझे लगता है कि डेटा सेंटर स्पेस में एक अच्छा मौका बन सकता है इंडिया के लिए। 6x का ग्रोथ आ सकता है, 6x। आप सुन के सोच रहे होंगे मल्टीपल एक्स की बात कर रहे हैं, मैं स्टॉक्स की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी सेक्टर्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। 6x का ग्रोथ, 1.5 गीगावाट की आज डेटा सेंटर में हमारी कैपेसिटी है, जो 9 गीगावाट तक जा सकती है। थोड़ा सा डेवलप्ड मार्केट्स में जाए तो अमेरिका 50 गीगावाट के ऊपर के डेटा सेंटर सेटअप करके बैठी हुई है, जबकि चाइना 30 गीगावाट के ऊपर के डेटा सेंटर सेटअप है। तो इंडिया सिर्फ 1.5 गीगावाट पे है, तो बहुत छोटा है। इससे लगते हुए जो एंसिलरी स्पेस है डेटा सेंटर का, तो प्योर प्ले तो है नहीं क्योंकि नेसेंट सेक्टर है। इसका जो प्योर प्ले है, कुछ एक एंसिलरी स्पेस है जिसका आज रेवेन्यू 10,000 करोड़ का है। हमारी उम्मीद है कि वो 80,000 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच सकता है आने वाले 3 से 5 सालों में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेटा सेंटर एक स्पेस लगता है मुझे बहुत मजबूत, बहुत प्रॉमिसिंग। सेकंड जो स्पेस मुझे लगता है वो है डिफेंस और एरोस्पेस का। जैसे मैंने कहा मच्योर्ड है, हाँ मच्योर्ड है, बट यहां से ये मच्योर्ड स्पेस और मजबूती से ग्रो कर सकता है आने वाले 3 से 5 सालों में। एक छोटा सा आंकड़ा बताऊं, आज भारत, पिछले साल की बात कर रहा हूं, 38,000 करोड़ के आसपास के एक्सपोर्ट्स करती थी इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में वो 50,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। टोटल ऑर्डर बुक
बहुत जन कहते हैं कि भाई सेल्स की विजिबिलिटी होनी चाहिए। मैं भी मानता हूं विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आज 7 लाख करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक डिफेंस स्पेस के पास है, जो आने वाले 3 से 3.5 साल की विजिबिलिटी आपको देती है, सेल्स की, रेवेन्यू की। साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, इन्होंने एक बयान दिया था कुछ टाइम पहले कि वो चाहते हैं, या डिफेंस गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट और पब्लिक की पार्टनरशिप इक्वल हो जाए। आज प्राइवेट का पार्टिसिपेशन डिफेंस में बहुत कम है, जो 50% तक ले जाने की उम्मीद है। तो ये एक बहुत बड़ा मोट हो सकता है डिफेंस और एरोस्पेस के लिए। तीसरा सेक्टर जो मैं समझता हूं कि जो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, अगेन ये भी ऐसा स्पेस है जिसका कैश कन्वर्जन बहुत इजी है, और वो कैश कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है आज के बाजार में, और वो है ऑटो एंसिलरी का। हम ऑटो ओईएम स्पेस की तो डेफिनेटली बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी प्ले जिसका कैश कन्वर्जन सबसे इजी लगता है मुझे, क्योंकि ये हर एक स्ट्रीम में लगता है। आज अगर आप बात करोगे पैसेंजर व्हीकल, उसमें भी लगेगा, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, सब जगह लगेगा। और सबसे बड़ा तबका जो छोटा पेनिट्रेट किया हुआ है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ईवी का, जो 6 से 7% का है, जो उम्मीद करते हैं कि 30% तक जा सकता है ईवीज का पेनिट्रेशन। चाइना+1, ये सब कुछ जो है ये ऑटो एंसिलरी के लिए बहुत पॉजिटिव रह सकता है। तो मेरा मानना है ऑटो एंसिलरी, डिफेंस, डेटा सेंटर, और फाइनली अंतिम में, आज से 5 साल पहले इस सेक्टर का कोई अस्तित्व नहीं था, या 5 साल पहले कोई उतना पहचानता नहीं था, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ईएमएस। ईएमएस में मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन स्कोप है। ओवरऑल 40,000 करोड़ के कंपोनेंट के एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग की उम्मीद है। पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये एक मजबूत स्ट्रेंथ पॉइंट है। चाइना+1, क्योंकि चाइना एक टाइम पे ईएमएस पे बहुत आगे था, जहां पे इंडिया एक बहुत लीप फॉरवर्ड आया। तो मुझे लगता है कि कुछ एक प्रोडक्ट्स जैसे कि कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, बैटरी पैक्स, इसमें ईएमएस इंडस्ट्री इज अग्रेसिवली मूविंग अहेड। और ऑफ कोर्स आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भारत को बनना है, तो इसमें जो सेक्टर अस्तित्व में नहीं था, वो आज उभर के सनराइज इंडस्ट्री की तरफ ऊपर के ऊपर आया है। ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, तो ईएमएस हो गया, ऑटो एंसिलरी हो गया, डेटा सेंटर हो गया, एंड ऑफ कोर्स द स्पेसिफिक डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये 4 तबके मुझे ऐसे लगते हैं कि 3 से 5 सालों के लिए बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। ओके ओके, नहीं बहुत अच्छा आपने क्लियर एक हमें व्यू दिया आपका कि क्या व्यू है। सिद्धार्थ जी, मुझे इसमें ना फर्दर कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिफेंस बोला, ठीक है। डिफेंस का मुझे जो आपने आंकड़ा दिया, डेटा दिया, वो काफी मुझे सही लगा। और हर साल हमें देखने मिल रहा है कि कैपेक्स जो हो रहा है उसमें इनका बजट जो एलोकेशन हो रहा है डिफेंस का, वो भी हर साल बढ़ रहा है ना। लेकिन उसमें मेरे एक दो कंसर्न्स हैं। पहला तो है कि जो अगर हम देखें ऑर्डर बुक, चाहे आप किसी भी कंपनी की देख लीजिए, अब मैं एग्जांपल के लिए HAL है, BEL है, आप इनकी ऑर्डर बुक देखेंगे बहुत जबरदस्त है। लेकिन वहां पे जो मुझे एक प्रैक्टिकल कंसर्न कई बार लगता है, वो ये लगता है कि एग्जीक्यूशन, कि ऑर्डर बुक तो हम्म। बहुत हैवी है, मतलब एलिफेंट के जैसे बना के बैठे हैं, लेकिन उसका हम्म। एग्जीक्यूशन कितना पॉसिबल है। ठीक है, एक तो वो हम्म। कंसर्न लगता है। और दूसरा कंसर्न मुझे लगता है वैल्यूएशंस, क्योंकि मतलब ये इंफॉर्मेशन सभी को मालूम है कि डिफेंस की ग्रोथ काफी हो रही है। इंडिया जो सबसे ज्यादा मतलब इंपोर्ट में हम आई थिंक नंबर 2 या नंबर 3 थे वर्ल्ड में, अब हमारा एक्सपोर्ट भी चालू हुआ है, तो डेफिनेटली एक ये टर्न अराउंड लग रहा है। लेकिन जो दो मेरे हम्म। कंसर्न्स लगते हैं मुझे, एक तो एग्जीक्यूशन में लगता है, क्योंकि ये बहुत लंबी ऑर्डर बुक होती है, एक साल में तो एग्जीक्यूट होती नहीं है, 5 5 6 6 साल के ऑर्डर्स होते हैं। और दूसरा मुझे लगता है वैल्यूएशंस, तो उसके ऊपर आपका कुछ कहना है कि भाई डिफेंस को आप इन दो एंगल से कैसे देखते हैं। बिल्कुल। आप एकदम पहले, आपका सेकंड क्वेश्चन पहला ले रहा हूं मैं कि वैल्यूएशंस। देखिए, ऐसा है कि आपको मैं तो बंबई में बैठा हूं, बंबई से पूना जाना है, और कोई एक नॉर्मल गाड़ी आपको, लेट्स सपोज 10,000 के सामने आपको एक ब्रांडेड BMW, ऑडी ले जाती है, तो आई वुड प्रेफर दैट ऑडी और BMW। व्हाई? बिकॉज इवेंचुअली माई रिटर्न हैज टू बी वेयर आई वांट टू रीच। इस पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि आपको वैल्यूएशंस के दृष्टिकोण में आपको टुकड़ों में कोई भी शेयर खरीदना है।
तो आपको एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिल सकता है। बहुत बार रिजल्ट्स के खराब आने पे या वॉलेटिलिटी एंड रिजल्ट्स आने पे वैल्यूएशन सस्ते होते हैं, मार्केट उसको फिर कंसोलिडेशन फेज में डाल देता है। तो आपको अगर टुकड़ों में लेंगे तो आपको वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से कंफर्ट आ जाएगा। और वो भी कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए सिर्फ एक बार। इसके साथ आप जो एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी वहीं पे एक पॉइंट था कि भारत सरकार चाहती है कि प्राइवेट का पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा डिफेंस में बढ़े। Private will definitely give you a better execution capability in terms of deliverables, in terms of the quality also. Of course, private का एक तबका है जो आस्ते आस्ते चिप इन कर रहा है। We don't have too much of capacities in the private space, but that once the defense council gives the order, the capacities will build up and that execution will be addressed. तो मेरा मानना है कि ये ऑर्डर बुक जो है ये बहुत बड़ा है। इवन PSUs आर डूइंग गुड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, बट आई थिंक प्राइवेट के पार्टिसिपेशन 50% आने पे एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बेहतर हो जाएगी इंडस्ट्री के लिए एज अ होल। ओके, थैंक यू। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आपने डेटा सेंटर की बात करी, डेटा सेंटर थीम। मैं काफ़ी सहमत करता हूँ उससे कि डेटा सेंटर थीम एक ऐसी थीम है जो फ्यूचरिस्टिक है। जैसे कहते हैं ना, सनराइज सेक्टर है, वो भारत के लिए सनराइज है। उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ट्रैक करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या आती हैं डेटा सेंटर को प्रमोट करने के लिए। एक दो सेक्टर्स मेरे दिमाग में हैं जो मैंने जैसे काफ़ी लोगों से डिस्कस करके मुझे समझ में आया, मैं उस पर भी आपका व्यू चाहता हूं, अगर आप कुछ बता पाएं हमें। जैसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर साइड में, उस पे काफ़ी मुझे लगता है फोकस है गवर्नमेंट का। क्योंकि जब से सोलर या विंड जो रिन्यूएबल एनर्जी है हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिशन में अभी हमारी उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो उस पर अगर आपका क्विकली कोई व्यू हो तो मुझे जानना है। और सेकेंडली, मुझे वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर, क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन चालू हो चुका है भारत में पिछले 3-4 साल में, चाहे वो SIP फ्लोज हैं, चाहे ब्रोकर्स हैं, लाइक अभी तो ग्रो भी लिस्ट हो गया है, SBI म्यूचुअल फंड का अभी IPO इनफैक्ट जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चल ही रहा है। तो काफ़ी सारा ट्रैक्शन मुझे लगता है ओवरऑल इस स्पेस पे भी है। तो ये दो स्पेस हैं जिनके बारे में मुझे थोड़ा आपसे समझना था कि आपकी क्या राय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड सेक्टर है। और कोई ऐसी कंपनी आज भारत में नहीं है जो डेटा सेंटर में 100% रेवेन्यू लेके आती है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे स्पेस है जो इसके साथ कनेक्टेड है, जिसमें आपने जिक्र किया पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसके साथ और एक सेक्टर को भी जोड़ूंगा, वो है वायर्स एंड केबल्स का, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आज जनरेशन कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज इंडिया की स्ट्रांग होते जा रही है। ऑफ कोर्स कंजम्पशन भी उसी लिहाज से बढ़ रहा है। पर मुझे लगता है कि TND स्पेस बहुत ही मजबूत परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में। और मुझे लगता है कि इसमें भी कैपेबिलिटी केपेक्स बहुत बड़ा है भारत का, जहां पे इन कंपनियों के लिए कोई पोल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जो खाली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रा सेटअप के लिए, कोई इसके केबल्स में है। इसीलिए मैंने केबल वायर्स एंड केबल्स की बात की, क्योंकि बहुत सारे TND स्पेस में जो टेलीकम्युनिकेशन और कनेक्टिंग केबल्स, जो हाई टेंसाइल केबल्स या हाई वोल्टेज वाले केबल्स है, इसकी जो कंपनियां हैं, जो वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनियां हैं, ये डेटा सेंटर में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। और आज के तारीख में बहुत बड़ा ऑर्डर बुक इनके लिए आ रहा है। आपने सुना होगा कुछ एक कंपनियां विच इज अगेन इंडिया फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स, वो भी वायर्स एंड केबल सेगमेंट में नया मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है। आपने तो ये जो स्पेस है, मुझे लगता है कि ये स्पेस बहुत प्रॉमिसिंग है विथ द डेटा। जैसे मैंने आपको बोला कि डेटा पावर एंसिलरी स्पेस जो है, जिसमें ये डेटा सेंटर में इनपुट दे रहे हैं, जिसके आज के रेवेन्यू 10,000 करोड़ के हैं, वो हमारी उम्मीद है 8x से ग्रो करेंगे, क्लोज टू 80,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 years। ये होगी बात। रही बात आपने जो दूसरा स्पेस की बात की, विच इज कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस या AMC स्पेस। जैसे आपने बात की SBI म्यूचुअल फंड के जो IPO अभी खुला है और अभी गोइंग ऑन है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। इस पे तो डेफिनेटली हमारी सब्सक्राइब की रेटिंग है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, करीबन 15% का इनका मार्केट शेयर है पूरे इंडस्ट्री में, 15.5% का। तो ये स्पेस तो है ही बहुत मजबूत। और AMC में अगर देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स का हम कहाँ से SIP फ्लो में आए, और हम कहाँ आज 30,000 32,000 करोड़ के आसपास SIP मंथली SIP क्लॉक कर रहे हैं। तो
कैपिटल मार्केट में सिर्फ एएमसी नहीं है, बहुत सारे आरटीएस भी है जो बहुत मुझे मजबूत लगते हैं, क्योंकि वो भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोसिस्टम में आते हैं जहां पे एक ग्रोथ दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये कहूंगा राहुल जी, जो इंडस्ट्री 30% से ग्रो कर रही है, आप सोचिए कि उनके स्टॉक्स कितने मजबूत ग्रो कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट इंफ्रा कंपनीज मुझे बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग लग रही है, जो यहां से आपको निवेश के रूप में एटलीस्ट 10 साल का होराइजन रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वो जो कहते हैं ना कि वो धूम वाली बाइक जिसमें एकदम नाइट्रोजन का गैस लगता है और एकदम फुल फोर्स पे जाता है, तो आपके पोर्टफोलियो का एक नाइट्रोजन यहां से आना चाहिए, कैपिटल मार्केट इंफ्रा स्पेस से। बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड, थैंक यू सिद्धार्थ जी, ये अच्छी मुझे ओवरऑल कमेंट्री मिली। अम, ये तो हुआ बात कि हम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोच रहे हैं तो कहाँ पे थीम्स हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके बहुत जगह पे हैं। अब मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रहा था, और उसमें आप थीमेटिक बास्केट इन्वेस्टिंग जो है उसके बारे में काफी डिस्कस करते हैं। और वो एक जी ऐसा टॉपिक है जो मैंने अभी तक मेरे चैनल पे डिस्कस ही नहीं करा है, और मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा बिल्कुल। गैप भी है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि थीमेटिक बास्केट इन्वेस्टिंग होता क्या है पहले, इसकी पावर या मैजिक क्या है, कुछ अगर आप हमें बता पाएं, और उससे फिर हम देखते हैं कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। तो थोड़ा इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए प्लीज। आपने पूरा रिसर्च किया है मेरे बारे में, और उसी हिसाब से आपने क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं इस पे एक ही चीज कहूंगा कि ये थीमेटिक बास्केट जो थीम है ना, मैंने शुरुआत की थी 2017 से, 2017 से। यू कैन से आई एम द ओरिजिनेटर, यू कैन से आई हैव स्टार्टेड। अब वे चालू कहाँ से हुआ? अब वी एज अ आनंद राठी ग्रुप, एज ए आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स, हम क्या है कि पूरे भारत में फैले हुए हैं। वी हैव एन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया इन टर्म्स ऑफ आवर नेटवर्क। बहुत बड़ा लार्ज कस्टमर साइज है। अब ये साइज होते हुए हम क्या है कि कस्टमर्स को मिलते रहते हैं ऑन द ग्राउंड। अब कस्टमर्स की क्या है कि मिलते हैं, वो पूछते तो जरूर हैं कि भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछते हैं कि बाजार क्या लगता है, मार्केट क्या लगता है आपको। तो उसका तो जवाब देते थे। दूसरा क्वेश्चन फॉलो अप आता है, सर लेना क्या है, क्या खरीदे, जिससे एक्शनेबल बताइए सर कि क्या खरीदे और बस हमारे पैसे बन जाए। कोई होते हैं 3 महीने के लिए, कोई होते हैं 3 साल के लिए। पर आज अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हम कॉन्सेप्ट ये थीमेटिक बास्केट का लाए वहां से कि आज हम अगर फंडामेंटली रिसर्च करते हैं, पिछले 30 साल से जो हम रिसर्च हाउस है स्ट्रॉन्ग, तो आज हम 260 कंपनी के आसपास हमारा एक फंडामेंटल यूनिवर्स बना हुआ है। अब ये यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, अलग अलग प्रकार की कंपनियां, सेक्टर्स हम कवर करते हैं। ये इसमें हमें क्लाइंट सीधा पूछते हैं, सर एक दो कंपनी बता दो जो हमें खरीदना है। आप 260 कंपनी की बात करोगे तो हम कैसे काम करेंगे? वहीं से ही ये ओरिजिनेट हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ थीमेटिक बास्केट। हमने सोचा कि ठीक है, चलो क्यों नहीं एक रेडीमेड बास्केट बना दे इनके लिए, जो इनको ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये बोलते हैं भाई हमें एक फार्मा का स्पेस का कुछ बास्केट दे दीजिए जिसमें हम 3 4 5 कंपनी खरीद लें, तो हमने ऐसे अलग अलग प्रकार के बास्केट थीम्स बनाए हैं, जहां पे रेडीमेड है कि आपको अगर ये थीम समझ में आती है, आपको कन्विक्शन बैठता है, आपको सीधा खोलना है और ये थीम पे दाव लगाना है। हॉराइजन आपको चुनना है, अलग अलग हॉराइजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या है कि ऑफ कोर्स मैजिक इसमें जो है वो है कंसंट्रेशन का। ये इसमें जो मैजिक है कंसंट्रेशन का, और प्लस भारत में और यूएस में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आज भारत में 60 से ऊपर के सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स है। इट्स मोर देन 60। वी हैव broadly a good diversified space compared to America or China or for that matter other countries. So डाइवर्सिफिकेशन का फायदा, क्योंकि नए इवॉल्विंग सेक्टर्स आ रहे हैं, तो नए इवॉल्विंग सेक्टर्स को कवर कैसे करोगे थीमेटिक बास्केट की तरह? और कॉन्सेंट्रेटेड बेट सर। बाजार में पैसा डाइवर्सिफिकेशन से बनता है, और आई एम स्टूडेंट एज वेल एज अ प्रीचर फॉर इट। बट बाजार में अगर आपको मजबूती से बड़े पैसे बनाने हैं एंड यू वांट टू स्टे बैक, तो कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट कंसंट्रेशन कैन कम फ्रॉम द थीमेटिक बास्केट, एंड दैट्स द मैजिक। ठीक है, ओके, सो जितना मुझे समझ में आया, थीमेटिक बास्केट मतलब एक तरह से आपने किसी भी पर्टिकुलर थीम पे आपने एक स्टॉक्स की बास्केट बना दी, और उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होंगे वो शायद लिमिटेड ही होंगे। कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं टिपिकली एक बास्केट में? 4 से 5 कंपनियां। ओके, ओके, ओके। सो फोर टू मतलब फाइव इट कुड बी एज सिंपल एज, मानो कि आपने एएमसी थीम पे अगर एक बास्केट बनाया तो आपने उसमें 3 या 4 या 5 एएमसी कंपनीज के स्टॉक्स रखे जो आपने सेलेक्ट करे होंगे अपने पैरामीटर्स के हिसाब से, और वो बास्केट
कोई भी चाहे तो ले सकता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है। एम आई मेकिंग सम सेंस? एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी टाइप के बास्केट्स रहते हैं। एक बुके बना दिया हमने, फूलों के गुलदस्ते आप बाजार से लेते हैं, आप स्टॉक्स के गुलदस्ते आप हमसे लीजिए। तो ये बास्केट्स इजी टू गो। हमें कन्विक्शन है ये स्पेस में। आपने खरीद लिया वो चार पांच कंपनियां, और उस होराइजन के तक अपने बने रहे उस पे, उसके टारगेट के हिसाब से। ओके, ओके। तो इसमें ये शॉर्ट टर्म के लिए भी बास्केट्स होती हैं, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या केवल लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं? नहीं, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है, एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है। शॉर्ट टर्म वाली जो बास्केट्स होती है वो फंडामेंटल ड्रिवन होती है, विच इज फ्रॉम आर यूनिवर्स, विच इज एज आई सेड 260-70 कंपनियां हैं, उसमें से हम चुनते हैं। जो निवेशक बहुत सारे होते हैं जो पोजिशनल निवेश करना चाहते हैं, 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए भाई हमें निवेश करना चाहते हैं, इसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। लॉन्ग टर्म हम जो बात कर रहे हैं 1 to 5 ईयर, जो चाहते हैं कि हम 1 से 3 साल के लिए या 1 से 5 साल के लिए निवेशक है कोई ऐसे सनराइज स्पेस के सेक्टर्स के ऊपर। और एक होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, भाई हमें तो ऐसा है कि 1-2 महीने के लिए ही काम करना है, और 1-2 महीने के लिहाज से हम टेक्निकल रिसर्च बेस्ड बास्केट्स भी लेके आते हैं। जो निवेशक निवेश कर ले भाई, 1 से 2 महीने के लिए अगर आपको निवेश करना हो, फटाफट फास्ट मूव करना हो, उस प्रकार के भी छोटे बास्केट भी हम लेके आते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे बास्केट जो बनती हैं उनमें हम स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैं अगर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं तो मेरा एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू मैं अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूं। बहुत सारे पैरामीटर्स मैं लगाता हूं, चाहे आरओई हो गया, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ रेट हो गई, एटसेट्रा। जब आप बास्केट्स में स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या फंडामेंटल पैरामीटर्स यूज करते हैं? बिल्कुल। सो बास्केट्स में देखिए, हम अपने यूनिवर्स से बास्केट को चुन के बास्केट्स बनाते हैं और उनमें से स्टॉक को चुन के लाते हैं। और ये स्टॉक सिलेक्शन जो यूनिवर्स जो बनता है वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे एनालिस्ट है, अलग अलग सेक्टरल, कोई सेक्टर अग्नोस्टिक एनालिस्ट है, जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप के स्पेशलिस्ट है। तो उससे हमारा बंच ऑफ यूनिवर्स बन गया, एक यूनिवर्स बन गया। उनमें से हम थीम पहले लाते हैं कि अभी कौन सी थीम सबसे ज्यादा सूटेबल लग रही है। हमारे थीम के दो क्राइटेरियाज होते हैं। एक क्राइटेरिया जो थीम का होता है वो होता है सेक्टर स्पेसिफिक थीम, जैसे फार्मा हो गया, मेटल्स हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, तो उस हिसाब से हो गया। और दूसरा हमारा कॉन्सेप्चुअल बास्केट्स भी होते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल बास्केट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम बनाई। फॉर एग्जाम्पल, जिस कंपनियों की थीम बनाई जिसमें केपेक्स सबसे ज्यादा है, थीम बनाई जहां पे मार्केट शेयर, लायंस मार्केट शेयर है उन सब कंपनियों के उस प्रोडक्ट्स में या उस स्पेस में। फॉर एग्जाम्पल, वेडिंग की थीम, पिछले साल में मई महीने में वेडिंग का सीजन बहुत स्ट्रांग था, देयर वाज अ लार्ज बंच ऑफ वेडिंग्स इन द कंट्री, तो वेडिंग की शॉर्ट टर्म की थीम बना ली। आईपीएल का मौसम हो गया, तो आईपीएल के मौसम के हिसाब से विच आर द बेनिफिशियरी कंपनीज विच कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम द आईपीएल सीजन, तो ये कॉन्सेप्चुअल थीम बन गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक सेक्टर हो गया। ये सेक्टर और कॉन्सेप्ट के बीच में अब कौन सी कंपनियां जो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फिट बैठती है वो हम लाते हैं। और अगर समझ लीजिए एक बंच ऑफ 10 कंपनीज निकल के आई, तो उसमें हम पैरामीटर लगाते हैं कि विच कंपनीज विद द पर्सपेक्टिव ऑफ 3 मंथ्स लुक्स द बेस्ट एंट्री पॉइंट ऑन द टेक्निकल बेसिस। फंडामेंटल तो हमारा फिल्टर आ ही गया है, उसके ऊपर हम टेक्निकल का फिल्टर लगाते हैं, और फिर जाके हमारी बनती है वो 3-4-5 कंपनियां जो बास्केट में सूट करती है एक इन्वेस्टर को एंटर करने के लिए। ओके, सो मतलब आई थिंक जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो तो सिमिलर ही है, बट इसके स्टॉक सेलेक्ट करते हो उससे पहले आप थीम्स चूज कर लेते हो कि आपको लगता है कि ये थीम में एक अच्छा आपको अपसाइड दिख रहा है या फंडामेंटली अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो आप वहां सेलेक्ट करके फिर आप स्टॉक्स को चूज करते हो। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, ये तो समझ में आया कि थीमेटिक बास्केट इन्वेस्टिंग होती क्या है। अगर मुझे आपसे ये पूछना हो कि आपके हिसाब से अभी टॉप 3 थीम्स क्या हैं, कौन सी टॉप 3 बास्केट्स हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? बिल्कुल राहुल जी, टॉप 3 थीम्स में ये संजोग की बात है कि एक आपका भी फेवरेट लेके आया हूं जो आपको भी पसंद आएगा। और सबसे पहले थीम मुझे लगता है ये स्पेस में है, वो है डेटा ड्राइव का। डेटा ड्राइव इज द नेम ऑफ द थीम, और डेटा सेंटर से जुड़ा हुआ पूरा थीम है। जैसे मैंने कहा कुछ टाइम पहले भी कि डेटा सेंटर थीम मुझे बहुत मजबूत लग रहा है, क्योंकि यहां पे 6x ग्रोथ हो सकता है इंडिया का। 1.5 गीगावाट से 9 गीगावाट की कैपेसिटी बनने की उम्मीद है
जो ये स्पेस में डेटा सेंटर जो एंसिलरी स्पेस में है, जिन कंपनियों में जिनके आज कुल मिला के आई डेटा सेंटर से 10,000 करोड़ की आ रही है, वो 80,000 करोड़ आ सकती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिस हिसाब से केपेक्स यूएस और चाइना ने ऑलरेडी कर लिया, डेटा सेंटर की कैपेसिटी में 50 गीगावाट से ज्यादा यूएस की कैपेसिटी है, 30 गीगावाट से ज्यादा चाइना की कैपेसिटी है। भारत तो 1.5 गीगावाट में है। स्काई इज द लिमिट ऑफ द ग्रोथ। तो डेटा सेंटर थीम पहला। दूसरा थीम जो मुझे काफी मजबूत लग रहा है वो है स्मॉल कैप का थीम, और नाम भी मैंने बहुत ही मजबूत रखा है, और वो है टीन टाइटंस। टीनेज जो हम बोलते हैं, टीन टाइटंस। ये कंपनियां आज तो है स्मॉल कैप, 12-15 हजार करोड़ के नीचे वाली कंपनियां हैं, मार्केट कैप वाली कंपनी। बट इन कंपनियों में अब ये अलग अलग सेक्टर की है, ये कॉन्सेप्ट बास्केट है, जैसे मैंने कहा, एक सेक्टर से नहीं है, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। और ये जो कंपनियां हैं, अगर आप बोलिए गवर्नमेंट पॉलिसी से प्रभावित है पॉजिटिवली, मार्केट शेयर इनकी इन स्पेस में स्ट्रांग है, और ग्रोथ पर्सपेक्टिव आप समझ के चल सकते हैं कि बिटवीन 20 to 30% का कैगर ग्रोथ हो सकता है इन कंपनियों का। तो स्मॉल कैप कंपनियां, आपको बता दूं कि स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई के पास में है। अगर मैं बात करूं निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की, तो स्मॉल कैप नतीजे भी अच्छे हैं, और ये एक टेलविंड रह सकता है पूरे ही स्पेस के लिए। तीसरी और अंतिम स्पेस जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, जो मैंने कहा, वादा किया, आपका भी फेवरेट है, और वो है एसआईपी। सही है। एएमसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सारी कंपनियां जो एंसिलरी और एएमसी कंपनियां, इनका एक थीम बनाया है। आप जानते हैं कि एक अगर सेक्टर 30% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है, तो आप सोचिए कि उन कंपनियों के ग्रोथ की क्या लिमिट हो सकती है। ये स्पेस जहां पे एसआईपी फ्लोज मंथली स्ट्रॉन्ग, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, मंथ आफ्टर मंथ आ रहे हैं, जो पूरे ही स्पेस को स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं। और आज के तारीख में भी भारत का जो फाइनेंशियल निवेश है, सेविंग्स का, वो 9 से 10% है। स्काई इज द लिमिट टू ग्रो फ्रॉम हियर। मुझे लगता है कि ये जो कैपिटल मार्केट इंफ्रा थीम है, ये भी बहुत मजबूत लगता है, जिसका नाम हमने रखा है एसआईपी। सही है। सो ये तीनों ही स्पेस मुझे बहुत ही मजबूत लग रहे हैं, ये थीमेटिक बास्केट के लिहाज से। ओके, ठीक है। सो ये आपने एग्जांपल्स दिए हैं सिद्धार्थ जी, कि भाई इस तरह से थीम्स बेसिस पे बास्केट्स बनाते हैं, और उसमें जिसको जिस थीम में कन्विक्शन होता है वो उस थीम को एक्सप्लोर कर सकता है। अम, ये जो थीमेटिक इन्वेस्टिंग है, ये जो अप्रोच है, इसके बारे में कोई और चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे हमें? मतलब क्या रिस्क इसमें क्या होती है? क्योंकि कोई भी एक कोई थीम होती है, उसमें मुझे लगता है कि एक अपसाइड होती है या डाउनसाइड होती है, दूसरी साइड पे उसकी रिस्क भी होती है, कैपिटल लॉस की जो रिस्क है, या फिर मार्केट अगर कहीं डाउन हो जाता है, या थीम पे कोई मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, तो वो जो रिस्क है वो यहाँ पर ज्यादा होगी बजाय लेट्स से म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करने के या स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने के, क्योंकि यहाँ पे काफी कंसंट्रेशन भी है। उसके बारे में आपको क्या कहना रहेगा? बिल्कुल, रिस्क के बारे में मैं टच अपॉन करता हूं, पर रिस्क के पहले या फिर मैं पहले रिस्क को ही टच कर लेता हूं, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, विच इज साइकोलॉजिकल फॉर विद आवर पॉइंट ऑफ व्यू, या दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये थीमेटिक बास्केट का कॉन्सेप्ट ये कैसे हाउ होता है। पहले मैं रिस्क की बात कर लूं। रिस्क ऑफ कोर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो अंडरलाइन रिस्क इसका रहने ही वाला है, एंड इट हैज टू बी टेकन इन कंसिडरेशन। जैसे मैंने कहा इनिशियली कि दो प्रकार के बास्केट्स हम बनाते हैं, एक तो सेक्टर स्पेसिफिक और दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट। सेक्टर स्पेसिफिक का जैसे आप कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज या कुछ भी ऐसा डेट्रीमेंटल फैक्टर आ गया विच विल इम्पैक्ट द सेक्टर एंड दैट सेक्टर विल नॉट परफॉर्म, द आंसर इज यस, दैट रिस्क इज एसोसिएटेड, बिकॉज हम वो उन 4-5 कंपनियों के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लेके चल रहे हैं, जहां पे वो अगर सेक्टर में टेलविंड आ गई, हेडविंड आ गया, तो हेडविंड के कारण आपको वो सेक्टर नॉन परफॉर्मेंस से रहेगा। तो दैट इज ऑफ कोर्स अ रिस्क। बट इसमें जो कॉन्सेप्चुअल रहता है, जो बास्केट्स हम थीमेटिक बास्केट्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा आईपीएल, वेडिंग सीजन, फॉर दैट मैटर मैंने कहा कि हमने समर्स के ऊपर कोई थीम बना लिया, हमने कुछ थीम बना लिया विच कैन बी मोर ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, केपेक्स ओरिएंटेड। तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स है। जब अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है। एक सेक्टर पे हेडविंड आ गया, तो बाकी 3 सेक्टर या बाकी 4 सेक्टर आपको मजबूती से आगे ले जा सकता है। तो वहां पे रिस्क मिटिगेशन फैक्टर रहता है। ये रिस्क फैक्टर है। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा राहुल जी, कि हम बड़े
बास्केट्स भी लेके आते हैं। बड़े बास्केट्स विच होल्ड्स 20-25 कंपनीज, which is based on our complete research universe, which have a philosophy of large cap, mid cap, and small cap, which can give you again a diversification benefit also. So those kind of baskets also we offer, and thematic baskets also we offer. ये इसीलिए क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट पे आने वाला था। राहुल जी, आप भी अमूनन बाहर जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, और हम परिवार के साथ जाते हैं। तो परिवार के साथ जाते हैं, अब 4-5 सदस्य रहते हैं परिवार के, तो एक रेस्टोरेंट में जाने पे एक चीज होती है कि सबके अपने अपने एक टेस्ट बड्स होते हैं। कोई चाहता है कॉन्टिनेंटल खाना, कोई चाहता है नॉर्थ इंडियन खाना, कोई चाहता है साउथ इंडियन खाना, कोई चाहता है कि भाई पास्ता जेंजीज पास्ताज एंड पिज्जाज। यही है ये कॉन्सेप्ट बास्केट का, अलग अलग प्रकार की चीजें आप जो चाहे वो उठा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो थीमेटिक बास्केट या बास्केट का जो कॉन्सेप्ट है, इट रन्स लाइक अ रेस्टोरेंट। जो आपको टेस्ट बड सूट करे वो आप टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, अगर मैं खुद से बास्केट बनाना चाहूँ, मान लीजिए मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं और मैं अपनी खुद बास्केट बनाना चाहता हूं। मान लीजिए जैसे आपने बोला डेटा सेंटर थीम है, तो मुझे भी मान लीजिए अच्छी लगती है डेटा सेंटर थीम, और मुझे खुद से उसमें 4-5 स्टॉक्स की बास्केट बनानी है एक। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मेरे को आप क्या कॉशन दोगे या मुझे क्या समझाओगे कि ये गलतियां मत करना जब भी अपनी खुद की बास्केट बनाओगे? तो आप बास्केट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। एक रिटेल निवेशक अपनी बास्केट, अपनी थीम बिल्कुल बना सकते हैं। इसके पीछे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा, कुछ बनाना हो, किचन में आज कुछ बनाना है डिश, तो आपको इंग्रेडिएंट्स तो लगेंगे। वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में लास्ट में बात करता हूँ। बट आप बना सकते हैं। बट बात जो है कि भाई क्या गलतियां नहीं करनी है, व्हाट टू अवॉइड। एक तो ऐसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स को आपको दोनों को ही काउंट में लेकर चलना पड़ेगा। जब आप फंडामेंटल रिसर्च करते हैं तो यू कैन गो क्वालिटेटिव और ओनली बाय क्वांटिटेटिव। तो ये दो फैक्टर को काउंट पे लेकर चलिए। दूसरा, आप क्वांटिटेटिव में ये जरूर देखिएगा कि मैनेजमेंट की प्लेज बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी फैक्टर रहता है। क्वालिटेटिव में ये जरूर आपको देखना है कि भाई मार्केट शेयर उस प्रोडक्ट में उसका आगे है कि नहीं है, स्ट्रांग है कि नहीं है, क्या वो बिजनेस स्केलेबल है, क्या इंडस्ट्री का साइज उतना बड़ा है कि वो स्केल हो सकता है वो प्रोडक्ट। ये सब फैक्टर्स को जरूर देखना है और अवॉइड जरूर करना है जहां पे मैनेजमेंट प्लेज ज्यादा है। अवॉइड जरूर करना है जहां पे आपको लगता है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई चैलेंज सुनाई दे रहा है। उन सब कंपनियों को अवॉइड करना है। एक बहुत जरूरी चीज है, जब भारतीय टीम, क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है, तो सारे गेंद को, ऑल बॉल्स को खेलने की कोशिश नहीं करते। कुछ बॉल्स को आपको डक्ट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, लीव करना पड़ता है। उसी तरीके से इक्विटी इन्वेस्टमेंट या बास्केट क्रिएशन में वही है, क्या नहीं करना है वो बहुत जरूरी होता है, जिसके ऊपर हमें ध्यान ही नहीं देना है, वो बहुत जरूरी रहेगा। रही बात जो आप कह रहे थे कि रिस्क फैक्टर्स, ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर्स है, बट आप क्रिएट भी कर सकते हो। इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेंगे, अब मैं आपको बताता हूं कि हम जो अभी बास्केट बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। आज हमारे पास करीबन 30 से 40 एनालिस्ट है जो अलग अलग प्रकार के रिसर्च कर रहे हैं पूरे अक्रॉस द ईयर। तब जाके हमारी 260-70 कंपनियां बनी हैं जो हम मैनेज कर पा रहे हैं, ट्रैक पर कर पा रहे हैं। कोई भी मैनेजमेंट कॉल हो, कोई भी मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल हो, कोई भी अपडेट्स हो, वो सब कुछ, और क्वार्टरली अपडेट्स विद रिपोर्ट्स। वो जो फाइनेंशियल्स का जो, क्योंकि हर मैनेजमेंट का 3 क्वार्टर अगर खराब जाता है या कंपनी का 3 क्वार्टर खराब जाता है तो उसके ऊपर हम अवॉइड कर लेते हैं। तो ये भी आपको ट्रैक करने वाला चाहिए। और ये ट्रैक करते करते अगर ये आप कर सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमने एक ऐसा चीज बनाया है जो ऑनगोइंग है और जो रेडीमेड है। आप अगर खुद बना सकते हो और केपेबल हो तो बिल्कुल बना सकते हैं। और अगर आपको कहीं लगता है कि आपके पास समय की कमी है, आपको कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन में ऑक्यूपाइड हो, देन द रेडीमेड बास्केट इज द सोल्यूशन। ओके ओके, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, थेमैटिक बास्केट इन्वेस्टिंग का। मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि आज इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस। वापस मैं कुछ एक दो सवाल हैं जो आपकी पर्सनल इन्वेस्टिंग स्टाइल को लेके समझना चाह रहा था। पहला तो ये है कि आपको स्टॉक मार्केट का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, तो
आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी सक्सेस क्या रही है स्टॉक मार्केट में अभी तक? ऐसी क्या कोई चीज हुई है आपके साथ जो आपने सीखा हो, आपको लगा कि यार ये चीज मैंने ना स्टॉक मार्केट में काफी हद तक मैंने इस पे मास्टरी कर ली है, या मेरा अच्छा हैंड हो गया है और यहाँ मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आता है? देखिए राहुल जी, एक तो पहले तो स्टॉक मार्केट में मास्टरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब स्टूडेंट ही है। क्योंकि अगर आप क्योंकि स्टॉक मार्केट हर दिन नया कॉन्सेप्ट लेके आपको सिखाता है, और एवरी डे इज अ न्यू डे। देयर इज नो नथिंग कॉल्ड अ थंब रूल कि यही यार्डस्टिक यही सेक्टर पे यही स्टॉक पे लगेगा। तो एवरीबडी इज अ स्टूडेंट, आई बिलीव एटलीस्ट ऑन दैट। साथ ही साथ, हाँ, एक चीज जो सक्सेस का मंत्र जो मैंने समझा ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स में, जब पैनिक होता है ना मार्केट में, वही समय रहता है आपको एंटर करने का। तब आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने को भी। आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा वो लाल स्क्रीन देखते हुए कि भाई ये स्टॉक ले भी ले। और तब सबसे ज्यादा डर रहेगा कि 100 रुपए का अगर भाव है तो 100% आपको वही नॉइस मिलेगा, ये 100 रुपए वाला 70 हो जाने वाला है बहुत जल्दी, रुक जाओ, थम जाओ। बट जब आप उसके अगेंस्ट जाते हो, और मैंने बहुत बार वो देखा है, किया है, इस 2 साल में भी ऐसे मौके आए हैं जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, उतना बड़ा करेक्शन नहीं, पर हाँ, बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन दिखे हैं। बट अगर सही करेक्शन पे सही स्टॉक चुन लिया जाए, सक्सेस इज स्काई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आई थिंक आजकल के जो मार्केट में माहौल है वो उसके लिए काफ़ी एप्ट है, क्योंकि पिछले 2 साल से जब लोगों के पैसे नहीं बने ना मार्केट में, मतलब लॉस ज़्यादा हुआ है, स्पेशली जो इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करते हैं, उनका ना विश्वास सा उठ गया है भारत के मार्केट से। उनको लगता बिल्कुल। है यूएस में पैसे बन रहे हैं, कोरिया में पैसे बन रहे हैं, तो भारत का मार्केट तो बेकार है, यहाँ की सरकार बेकार है, टैक्सेशन बेकार है, ये बेकार है, मतलब सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एप्ट एग्जाम्पल है अभी के माहौल में। एंड होपफुली जब मार्केट रिकवर होंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि नहीं यार, हमेशा मार्केट नीचे नहीं रहता, हमेशा मार्केट ऊपर भी नहीं रहता। तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है। और मिस्टेक्स की भी मैं बात करना चाहूँगा कि कोई ऐसी एक बड़ी मिस्टेक आपसे हुई हो स्टॉक मार्केट में। मैं तो डेली करता हूँ, बहुत सारी करता हूँ, भर भर के करता हूँ, लेकिन आपको ऐसा लगता हो कि यार एक मिस्टेक है जो मैंने बहुत बड़ी करी थी और उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया कि अब ये वाली मिस्टेक तो कम से कम मैं नहीं करूंगा? एक अगर बात करूं तो, आई डोंट, होल्डिंग द लूजर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो हम करते हैं। होप, अरे ये स्टॉक तो चल जाएगा, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने नहीं तो फलाने ने मुझे कहा ये चल जाएगा, उसने मुझे कहा कि ये चल जाएगा। मैं कहीं शादी में गया था तो वो बोला कि ये स्टॉक तो, अरे बहुत काम लग जाएगा, 1 साल के बाद तो डबल हो जाएगा। ये एक जो मिस्टेक है ना, ये हम करते हैं। हम उसके, वो स्टॉक कहना चाहता है या वो जो कंपनी कहना चाहती है, उसके नंबर्स जो कहना चाहते हैं, पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार वीक रिजल्ट्स आ रहे हैं, पर हम सुनना नहीं चाहते। तो हम जो लूजर्स को बहुत लंबे टाइम के लिए लेके चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक आई थिंक, विच वन शुड अवॉइड ऑल्सो, एंड विच पीपल डू। आज मैं आपको कहूं राहुल जी, बहुत सारे पोर्टफोलियो जैसे होंगे 2008 के मेहमान भी होंगे उनके पास। मैं मेहमान तो उसके बात कर रहा हूँ जो पुराने पुराने हमारे पोर्टफोलियो में पड़े होते हैं, इसको मैं मेहमान के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो 2008 के, 2015 के, 2020 के कोविड के टाइम्स के भी लूजर्स हमारे पास पड़े होंगे। लूजर्स को लंबे टाइम के लिए होल्ड करना सबसे बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, बहुत सही है, बहुत सही है। ठीक है। आई थिंक उनको रिव्यू करना जरूरी है। अम, मतलब कोई स्टॉक हमने लेके रखा हुआ है पिछले 3, 5, 7, 8 साल से, और अगर उसका हमारा गेम प्लान नहीं है कुछ भी, मुझे लगता है गेम प्लान जरूरी है कि ठीक है, अभी इसने परफॉर्मेंस नहीं दी तो मैं वेट कर रहा हूं, मान लीजिए, तो किस चीज का वेट कर रहा हूं? देयर हैज टू बी समथिंग दैट आई एम वेटिंग, दैट क्लैरिटी इज नीडेड। केवल प्राइस ऊपर जाने का वेट करना, मुझे लगता है वही आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि केवल आप इसलिए रखे रखे हो कि शायद प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन किस बेसिस पे जाएगा उसका एक बेसिस, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास, तो फिर मुझे लगता है फिर इसका मतलब आप ब्लाइंडली उसको होल्ड करके रखे हुए हो। वहां पे लगता है कि अपनी पोजीशंस को कट करके मूव ऑन करना चाहिए, कैपिटल को रिलीज करके कहीं और डिप्लॉय करना चाहिए, जो लॉस है उसको बुक कर लेना चाहिए। क्या ही कर सकते हैं ना इस केस में तो। देखो, अम, लॉस बुक करना, वो जो आप बोले ना, गलती, गलती को मानना मार्केट में वो हम्म, सबसे बड़ी सीख है। और हाँ। हम जो वो गलतियों को नहीं मानते हैं वो कभी उतने बड़े पैसे नहीं बना पाते हैं, या वो वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे नहीं जा सकते हैं जिसके लिए स्टॉक मार्केट बना है। जी। सो यू कीप एक्सेप्टिंग अ मिस्टेक, कट द लॉसेस एंड मूव ऑन।
because price is not the parameter is the trigger, and if you don't get the trigger of that stock company, then there is no point of holding those losers in your portfolio. एग्रीड एग्रीड टोटली एग्रीड। सिद्धार्थ जी, कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, है ना? तो आपका क्विक रिएक्शन चाहूंगा। पहला है, एफआईज भारत के मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, आपके हिसाब से टेम्पररी है या परमानेंट है? मेरे हिसाब से तो टेम्परेरी है। ओके, ठीक है, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स एक हॉट टॉपिक रहा है स्टॉक मार्केट को लेते हुए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया था। आपको लगता है कि हम ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं इंडिया में एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, यस और नो? यस, इट शुड बी इम्प्रूव्ड। ओके, ग्रेट। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी के हालात को देखते हुए कौन सा स्टॉक मार्केट बेटर है इन्वेस्ट करने के लिए, भारत या यूएस, तो क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स भारत 2 साल से परफॉर्मेंस नहीं है, और ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी पे ध्यान दे रादर देन डेवलप्ड इकोनॉमीज पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है। जी, ओके। गोल्ड और इंडियन इक्विटीज अभी आपके हिसाब से बेटर वैल्यू कहां मिलने वाली है अगर इन्वेस्ट करना हो किसी को तो? इंडियन इक्विटीज। गोल्ड तो वो जो जो आपने ज्वेलरी ले रखी है, बस उसी को पहनिए और एंजॉय करिए। वेल्थ बनानी है तो आप इक्विटी से बनाइए, और इंडियन इक्विटी जो परफॉर्म नहीं किया है वो आप कर सकते हैं। और गोल्ड जो परफॉर्म कर चुका है? ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है 100% पिछले 2 साल में, 45% पिछले 1 साल में। और इंडियन इक्विटीज 1 साल की 5% है। सो इट्स नो ब्रेनर। इक्विटी कैन मेक यू अ बिग रिटर्न नेक्स्ट 2 ईयर पर्सपेक्टिव। ठीक है। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की करेंसी, हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है पिछले 18 महीने में। तो क्या आपको लगता है कि आईएनआर अभी 100 का आंकड़ा छू सकता है बहुत जल्दी ही? अभी तो नहीं छू जाता, अगर आरबीआई ने ये एफसीएनआर का मूव, फार का मूव नहीं लिया होता। जो फॉरेन कैपिटल जो डेट साइड में, फिक्स्ड इनकम साइड में जो फ्लो हो रहा है, वो अगर नहीं होता तो छू जाता। बट अभी मुझे डाउटफुल लग रहा है कि वो 100 का आंकड़ा छुए। ओके, ऑन दैट पॉजिटिव नोट कि हमारी करेंसी और ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो, स्ट्रॉन्गर वीकर तो मतलब स्ट्रॉन्ग हो ना हो, बहुत ज़्यादा वीक ना हो, मेरा मानना ये है। तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लोग को ये समझ में ही नहीं आता है कि करेंसी डेप्रिशिएट होने से मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो वही मेरे खर्चे हैं, बट एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उस पॉजिटिव नोट पे कि हमारी करेंसी और ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो, इस उम्मीद के साथ, सिद्धार्थ जी थैंक यू सो सो मच। इस पॉडकास्ट में मुझे काफ़ी पर्सपेक्टिव मिला और थीमेटिक बास्केट इन्वेस्टिंग के बारे में मुझे थोड़ा सीखने मिला। तो आपके समय के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लव टू हैव यू अगेन एट सम पॉइंट इन टाइम, अगर आपका समय परमिट करेगा तो। थैंक यू सो मच राहुल जी। और आप में मुझे वो एक ट्रेड दिखी है जो भारतीय बाजार में हर निवेशक को होना चाहिए। क्योंकि मैंने कोई कोई जवाब हो सकता है कि कुछ लंबे भी दिए हो, बट आप में वो पेशेंस था कि आप सारे ही मेरे जवाब को अच्छे से अब्जॉर्ब करके आगे ले गए। और वही पेशेंस आज भारत के निवेशकों को चाहिए भारतीय बाजार में, क्योंकि पेशेंस इज द की फॉर क्रिएटिंग दैट वेल्थ पर्सपेक्टिव एंड क्रिएटिंग दैट वेल्थ इकोसिस्टम फॉर आवर पोर्टफोलियोज। पेशेंस इज द की। 2 साल आपने वेट किया है, और थोड़ा वेट कर ले, एंड द परफॉर्मेंस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बिल्कुल सही। आई थिंक मैं इस बात से काफ़ी सहमत करता हूँ कि पिछले 5 साल में ना एक बुल रन भी देख लिया और एक बैर रन भी देख लिया, और मुझे लगता है कि एक और साइकिल अगर मैं देख लूँ आगे आने वाले समय में, एक बुल और एक बैर देख लूँ ना, तो ये जो लर्निंग है ना, ये लर्निंग आगे जाके इतना काम आने वाली है। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली स्टॉक मार्केट एक दिन, 2 दिन, 1-2 साल का खेल है ही नहीं। अगर उस माइंडसेट से मैं तो एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में उस माइंडसेट से बिल्कुल नहीं उतरा हूँ। मैं तो ये मान के चला हूँ कि आज मेरी एज 43 है, बाय द टाइम आई टर्न लेट्स से 63, मैंने अपने लिए वेल्थ बना ली होगी स्टॉक मार्केट के जरिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी एक सागर है, और इसमें इतना सीखने के लिए है अभी कि अगले 20 साल में पैसे की कंपाउंडिंग से ज़्यादा मेरा फोकस तो नॉलेज की कंपाउंडिंग पे है। इसीलिए मैं आपके जैसे विद्वान जो बहुत समय से स्टॉक मार्केट में हैं और मार्केट में पूरे टाइम जो चल रहा होता है उसको एब्जॉर्ब करके एक अपनी कमेंट्री देते हैं, उन सब से सीखने की मेरी यही कोशिश है कि मनी तो बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली कंपाउंड हो जाएगा, नहीं होगा अलग बात है, हर कोई लकी भी नहीं होता, लक भी चाहिए। लेकिन नॉलेज का कंपाउंडिंग जो अभी इन पॉडकास्ट के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं करने की, वो एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे व्यूअर्स को भी कि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने मिला होगा। हर पॉडकास्ट में कोशिश ये है कि आप कुछ नया सीखो, जिससे कि धीरे 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 नॉलेज बढ़ती रहे और
आपको फिर सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगी कि हाँ ऐसे चलता है स्टॉक मार्केट। तो इस पॉजिटिव नोट पे थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। Thank you so much, Rahulji, for having me on this podcast. I really enjoyed. I really enjoyed the last whatever minutes we spent together on talking on the markets and the perspective. थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।